का जवाब दिया। वित्त मंत्री जब बजट पर हुई चर्चा का जवाब देने खड़ी हुई तो उम्मीद थी कि वो बजट को लेकर लोगों के मन में उठी शंकाओं का समाधान करेंगी, लेकिन निर्मला सीतारमण ने बजट पर शंकाओं को दूर करने की जगह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपने निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को 4 लोगों की सरकार करार देते हुए कहा था कि ये 2 लोगों की सरकार है जो 2 लोगों के लिए काम कर रही है। राहुल ने हम दो हमारे दो का नारा भी लगाया था। आज निर्मला सीतारमण ने इसे लेकर पूरे गांधी परिवार पर ही तमाम आरोप जड़ दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की झूठी कहानी गढ़ने की आदत हो गई है। वित्त मंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उम्मीद थी कि हमारे 3 कानूनों में से कम एक बिंदु निकालकर राहुल गांधी बोलें कि इसकी वजह से किसानों को नुकसान होगा, मगर ये भी नहीं हुआ। सीतारमण ने भी कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि हमारे मित्र दामाद नहीं है, ऐसे लोग उस पार्टी की आड़ में छिपे हैं जिसे जनता ने अस्वीकार कर दिया। साथ ही बजट पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट नीतियों पर आधारित है। हमने अर्थव्यवस्था को खोला और कई सुधार किए। इस बीच निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर एक टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर कांग्रेस सांसदों में नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने वित्त मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। टीएन प्रतापन द्वारा दिए गए नोटिस में कहा गया कि निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। बजट पास हो गया, लेकिन क्या कृषि कानून पर भी सरकार पास होगी? वैसे इस कानून को पास हुए काफी समय हो गया है, लेकिन किसान कानून को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का धरना चल रहा है। उनकी मांग है कि सरकार इन कानूनों को वापस ले ले और फसलों के लिए एमएसपी पर कानून बना दे। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने अपनी रणनीति भी बदली है। अब किसान शहर शहर गांव-गांव पंचायतों पर जोर दे रहे हैं। तो आज दिन भर क्या रहा अन्नदाताओं के आंदोलन का हाल, देखिए ये रिपोर्ट। नए कृषि कानून वापस लो सरकार, किसानों की भी सुनो सरकार। दिल्ली की सीमाओं पर इन दिनों यही आवाज आती है। 79 दिनों से अन्नदाता सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को मानती ही नहीं। उल्टा उनकी आवाज दबाने के लिए सरकार की ओर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती है। दिल्ली बॉर्डरों पर भारी बैरिकेडिंग्स कर दी गई। ऐसे में अब अन्नदाता अपने आंदोलन को तेज करने की रणनीति बना रहे हैं, जिसके मद्देनजर हरियाणा, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अन्नदाता महापंचायत कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत 14 फरवरी यानी कल से 3 राज्यों में अलग अलग जगह 7 महापंचायत करेंगे। हरियाणा के बहादुरगढ़ और उत्तर प्रदेश के आगरा में आज किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। इसके अलावा अपने आंदोलन को तेजी देने के लिए अन्नदाता 18 फरवरी तक देश भर में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। 16 फरवरी को अन्नदाता सर छोटू राम की जयंती के अवसर पर किसान एकजुटता दिखाएंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने आंदोलन खत्म करने का फॉर्मूला सुझाया है। नरेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़ दे और अन्नदाताओं के मान सम्मान से खिलवाड़ ना करे तो मामला सुलझ सकता है। अब सब कुछ सरकार और उसके साथ होने वाली बातचीत पर निर्भर है। ऐसे में कब होगी अन्नदाताओं के साथ सरकार की बातचीत, इसका रहेगा इंतजार। अन्नदाता जहां सरकार से अपनी मांग को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी अन्नदाताओं के समर्थन में आवाज उठा रहा है। ऐसे में कांग्रेस भी इस मुद्दे पर काफी सक्रिय नजर आ रही है, जिसके तहत प्रियंका गांधी जहां उत्तर प्रदेश में किसानों को साधने में जुटी हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी राजस्थान में किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली करते नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। किसान जहां दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, तो वहीं विपक्ष भी किसानों की आवाज बनने में लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं, जहां वो किसानों से लगातार संवाद कर रहे हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, जहां उन्होंने आज अजमेर और नागौर जिले में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लिया। उनके साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। अजमेर में ट्रैक्टर रैली को संबोधित करते हुए कृषि कानूनों के मसले पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पहले कानून का मकसद मंडी को खत्म करना है। दूसरा कानून कहता है उद्योगपति जितना चाहें उतना फल, सब्जी, अनाज स्टोर कर सकते हैं, इससे जमाखोरी बढ़ेगी। तीसरे कानून के मुताबिक किसान अपनी उपज के लिए अदालत में नहीं जा पाएगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस कृषि का है। कृषि दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है, लेकिन पीएम मोदी अपने उद्योगपति दोस्तों को इसे दे देना चाहते हैं। अगर पीएम मोदी के ये कानून लागू हो गए तो रेहड़ी पटरी और छोटे व्यापारी सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अजमेर में अपने संबोधन के बाद नागौर जिले के मकराना में भी किसानों को संबोधित किया, जहां उन्होंने तीनों कृषि बिल के मसले पर कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े हैं।
मैंने स्वास्थ्य मुसीबत के समय कहा तो मीडिया ने मजाक बनाया, पर ये बात सही निकली। कृषि कानून के मामले में अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। ये मामला लंबा खिंचता चला जा रहा है, लेकिन 9 महीने से भारत और चीन के बीच एलएसी पर जो विवाद चल रहा था उसके समाप्त होने की उम्मीद जरूर दिखने लगी है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि लद्दाख के फिंगर एरिया में चीन के साथ समझौता हो गया है। जल्दी ही अन्य जगहों पर भी इस तरह का समझौता करने की कोशिश होगी। मंत्री के बयान के बाद अब संसदीय समिति लद्दाख में एलएसी का दौरा कर सकती है। तो कब जाएगी ये समिति और कौन कौन हो सकते हैं इसमें शामिल, देखिए ये रिपोर्ट। देश स्वास्थ्य मुसीबत की मार झेल रहा था तो वहीं चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। दरअसल चीन के जवानों ने ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर जमीनी स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की। इसके बाद भारत और चीन के जवान एक दूसरे के सामने आ गए। ये गतिरोध 9 महीने से ज्यादा समय तक चला, मगर गुरुवार को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में ऐलान किया अब पैंगोंग लेक पर स्थिति सामान्य हो रही है। दोनों ही देश अपने जवानों को पूर्व स्थिति में वापस बुलाने पर सहमत हो गए हैं और 48 घंटे में अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति को बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद संसद की स्थायी समिति ने पूर्व लद्दाख क्षेत्र में पैंगोंग लेक और लद्दाख के दूसरे हिस्से में जाने का फैसला किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जुएल ओराम की अध्यक्षता वाली समिति मई या जून के अंतिम हफ्ते में एलएसी के दौरे पर जाना चाहती है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, संजय राउत और शरद पवार भी इस समिति के सदस्य हैं। बीते दिन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे तंज कसे थे और दावा किया कि प्रधानमंत्री ने भारत माता का एक हिस्सा चीन को दे दिया। प्रधानमंत्री चीन के सामने झुक गए। वहीं राजनाथ सिंह का बयान था कि पैंगोंग झील क्षेत्र में अभी चीन के साथ समझौता किया गया है। अभी भी पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तैनाती और गश्ती के बारे में कुछ लंबित मुद्दे बचे हुए हैं, जिन्हें आगे की बातचीत में रखा जाएगा। राजनाथ सिंह के बयान के बाद से ही अब सरकार से अनुमति लेकर संसदीय समिति ने दौरे का फैसला किया, जिसके बाद इसके सदस्य लद्दाख में जमीनी हालात को देखेंगे। एलएसी पर लंबे समय तक तनावपूर्ण हालात बने रहे। अच्छा है कि अब सब ठीक करने की कवायद चल रही है। वैसे एक कवायद पश्चिम बंगाल में भी चल रही है, वो है सत्ता हासिल करने की, जिसे लेकर सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है और इससे पहले वाम दलों ने बड़ा दावा किया है। क्या कहा है वाम दलों ने, देखिए ये रिपोर्ट। आने वाले दिनों में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है ही, लेकिन उससे पहले जो सियासी घमासान चल रहा है वो चुनाव से भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। अब तक बीजेपी और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के बीच की तकरार देखने को मिल रही थी, लेकिन अब सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यदि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में परिणाम त्रिकोणीय रहता है, यानी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो ममता बनर्जी सत्ता में फिर से आने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेंगी ताकि मुख्यमंत्री का पद बना रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी को वामपंथी मोर्चे से गठबंधन करने की मंजूरी दे दी है। अब वहां 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वाम दलों का गठबंधन तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनकर कितनी टक्कर दे पाएगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संभवतः कांग्रेस पार्टी भी ऐसी रणनीति बनाएगी जिससे पश्चिम बंगाल में पिछले 44 वर्षों से उनकी सत्ता से बनी हुई दूरी खत्म हो जाए। बंगाल में चुनावी हलचल है तो वहीं महाराष्ट्र में विवाद की चर्चा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और राज्य सरकार के बीच पिछले कुछ दिनों से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसके बाद अब सरकार की ओर से केंद्र की मोदी सरकार से बड़ी मांग की है। क्या चाहती है महाराष्ट्र सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों राज्यपाल सरकारी विमान के इस्तेमाल को लेकर सुर्खियों में रहे, जिसके बाद से दोनों में तकरार बढ़ गई थी, लेकिन अब एक बार फिर विवाद बढ़ता दिख रहा है। दरअसल अब मुख्यमंत्री ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर बीजेपी के ढर्रे पर चलने का आरोप लगाया और कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहती है कि संविधान बरकरार रहे तो उसे उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। महाविकास आघाड़ी सरकार स्थिर और मजबूत है। राज्य सरकार पर निशाना साधने के लिए केंद्र राज्यपाल के कंधे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके साथ ही शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा
कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी फिर से खबरों में है। वो पिछले कई वर्षों से राजनीति में रहे हैं। वो केंद्रीय मंत्री थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। जब से वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं, वो हमेशा खबरों में रहे या विवादों में घिरे रहे। वो हमेशा विवादों में क्यों रहते हैं, ये एक सवाल है। हाल में वो राज्य सरकार के विमान के इस्तेमाल को लेकर खबरों में रहे। राज्यपाल सरकारी विमान से देहरादून जाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने अनुमति देने से मना कर दिया। वो गुरुवार की सुबह विमान में बैठे, लेकिन विमान को उड़ने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्हें उतरकर एक वाणिज्यिक उड़ान से देहरादून जाना पड़ा। अब इन सब के बाद से ही दोनों के बीच का विवाद गर्माता ही जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की ओर से अब जवाब का इंतजार है कि क्या बीजेपी सीएम की अपील को स्वीकारेगी या इसे और बड़ा विवाद बनाएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात बाहर बसने की ख्वाहिश रखने वाले अमीर भारतीयों की। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ कहा गया था कि देश में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब की मुश्किल बढ़ती जा रही है। लेकिन देश में जो लोग अमीर बन रहे हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की बजाय दूसरे देशों में बसने का ख्वाब देख रहे हैं। जी हाँ, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स के लिए पूछताछ करने वालों की लिस्ट में रईस भारतीय टॉप पर रहे, यानी भारतीय अमीर देश छोड़ना चाहते हैं। पीएम मोदी बार बार अपील करते हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा, सभी को मिलकर भारत को आगे बढ़ाना होगा, अमीरों से लेकर आमजन को इसमें योगदान देना होगा। लेकिन लगता है कि देश के अमीर भारत में रहना ही पसंद नहीं करते। दरअसल 2020 में भी रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट या सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स के लिए पूछताछ करने वालों की लिस्ट में रईस भारतीय टॉप पर रहे। एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के मुकाबले इन इंक्वायरीज की संख्या बढ़ी है। हेनले एंड पार्टनर्स के मुताबिक रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट या सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स के लिए भारतीयों की ओर से 2020 में पूछताछ 2019 के मुकाबले 63% बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों के बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर अमेरिका है। महामारी और राजनीतिक फेरबदल के चलते वहां देश छोड़ने की चाह में इजाफा हुआ। 2019 में अमेरिका रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट या सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स के लिए पूछताछ करने वालों की लिस्ट में छठे पायदान पर था। इस रिपोर्ट से साफ है कि भारतीय अमीर देश छोड़ने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट इस बात की ओर साफ इशारा करती है कि पैसे वाले लोगों को भारत अच्छा नहीं लगता। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।